हाय एवरीवन, यू वाचिंग ट्रू स्कूप एंड आई एम परिना। आज हमारे साथ कनाडा से एक बड़ी जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं जिनके रूट्स पंजाब के हैं और उन्होंने पंजाब में अपने इंडिया में भी बहुत जर्नलिज्म में उनका योगदान है। मैं बात कर रही हूँ ऋषि नागर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच परिना जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सर इस समय कनाडा में हैं और कनाडा में एक रेड एफएम कैलगरी में ही इज़ अ न्यूज़ डायरेक्टर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ सेनेटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एंड वी आर वेरी लकी कि आज आप हमारे साथ जुड़े और सर हमसे बात करेंगे कि पैंडमिक में कनाडा गवर्नमेंट ने कैसे लोगों की हेल्प की। सो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि पैंडमिक एक ग्लोबल पैंडमिक है, था, अभी भी है और सभी के लिए बहुत टफ टाइम चल रहा था। तो कनाडा गवर्नमेंट ने, ट्रूडो गवर्नमेंट ने ऐसे में कैसे जो लोग हैं उनकी मदद की है? परिना, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी एंड आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि कनाडा में जो लेटेस्ट पोजीशन है कोविड-19 की, वो है 1,98,148 लोग आज तक पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं, मौतें भी हुई हैं, एक्टिव भी हैं, हॉस्पिटल्स में भी हैं। तो हमारी सरकार का जो सतह रही है, जो जिस तरह का स्तर रहा है, वो ये रहा कि जैसे भारत में है उसी तरह कनाडा में भी दो स्तरीय सरकार चलती है। एक केंद्र सरकार है, हम यहाँ पर उसको फेडरल सरकार बोलते हैं। दूसरी राज्य सरकार है, जिसे हम यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो फेडरल सरकार ने, जो केंद्र सरकार है हमारी, उन्होंने काफ़ी बड़े कदम उठाए डे वन से ही। और उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन डाउन होता चला गया, उसी लिहाज से उन्होंने लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार 100 से ज्यादा दिन एवरी सिंगल डे वो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों को एड्रेस करते थे और अपना सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जाने वाले थे उनकी घोषणा होती थी। तो लोग इतने ज्यादा चिपके रहते थे टीवी से, रेडियो से, कि कब सूचना होती है, कब घोषणा होती है, कब क्या ऐलान होता है। तो और उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफी साहसिक कदम उठाए, काफी बड़े कदम उठाए और इकोनॉमी को चलता रखा। और आप हैरान होंगे कि 80% इकोनॉमी कनाडा की चलती रही जब पूरी तरह से लॉकडाउन था। ओके जी सर, फाइनेंशियली भी मदद की गई लोगों की? ऑफ कोर्स फाइनेंशियली ऐसे हुआ जी परिणा जी, के सबसे पहले जो था कि लॉकडाउन हो गया, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हुए, काम बंद हो गए, होटल जितने भी कारोबार थे सब बंद हो गए, सड़कें बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, सिनेमा बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, फ्लाइट्स बंद। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो लोग विदाउट पे हो गए, वो चाहे एक घर में 2 जने थे, चाहे एक घर में 4 जन थे, उनको उन्होंने $2,000 एक महीने का इशू कर दिया कि आपको ये मिलेंगे। उसको CERB का नाम दिया गया, कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट। तो ये तो था इंडिविजुअल्स के लिए कि उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने किया कि जो थोड़े दिनों बाद ऐलान किया कि जो बिजनेसेस हैं उनको चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को वापस बुलाएं, अपने काम दें उनको, और उनकी 75% सैलरी, जो एम्प्लॉइज की जो सैलरी है, वो फेडरल सरकार देगी। तो उसके लिए कुछ शर्तें रख दी गई कि अगर आपका बिजनेस 50% लॉस हुआ है, आप अपने कर्मचारियों को वापस बुलाएं, उनको वेतन दें। तो जो वेतन होगा उनका 75% हमारी सरकार देगी और 25% आप अपने कारोबार से देंगे। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, जैसे कोई टैक्सी चलाता है, उसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है या किसी धंधे में नहीं है वो, लेकिन अपनी टैक्सी चलाता है, अपना काम करता है, छोटे छोटे काम बहुत हैं, यहाँ पे घास काटने का काम है, तो वो छोटे छोटे काम है, उन लोगों को भी उन्होंने $2,000 हर महीने देने का ऐलान किया। तो इस तरह से जब हर व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है तो वो खर्च भी करेगा। फिर उन्होंने एक और ऐलान किया कि आप, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे लेकिन उनको काम भी चलता रखना है, तो आप टेक आउट लें, आप ऑर्डर करें और उसको क्या बोलते हैं कि आप अंदर बैठ के नहीं खाएंगे, लेकिन आप पिकअप कर लें, ले जाएं अपने घरों में, इस तरह। तो इस तरह से भी काम उन्होंने प्रेरणा दी और सरकारों ने काम किया। तो लोगों के जो बिल्कुल काम बंद हो गए थे वो थोड़े थोड़े चलने शुरू हो गए, इकोनॉमी चलती रखी गई। और ऐसे ही ट्रक ऑपरेटर्स थे, टैक्सी ऑपरेटर्स थे, छोटे बिजनेसेस थे, उनको $40,000 का लोन दे दिया गया
इंटरेस्ट फ्री लोन था जो 2022 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्नेबल है। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये भी कर दिया कि अगर आपने 40,000 लोन लिया है तो 25% आपको ऑफ कर दिया जाएगा, $10,000 ऑफ हो गए, आपने 30,000 ही वापस करना है, और जो 30,000 है वो आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए खर्च करना है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने दे दी। इसी तरह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे परिणा जी, जो हमारे यहाँ पर आकर फंस गए थे, क्योंकि शुरू होता है जनवरी में, सेशन स्टार्ट होते हैं, तो स्टूडेंट्स आ गए थे जनवरी में, तो मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया, तो स्टूडेंट्स फंस गए, काम उनको मिलता नहीं था, स्कूलों में पढ़ाई बंद हो गई, फीस उनकी चली गई, अभी उन्होंने बेसमेंट्स में रहना है या कहीं भी रहना है, खाना है, तो सारा खर्चा उन पर आ पड़ा। तो उसके लिए भी हमारी सरकार ने कहा कि अगर आपने पिछले सालों में $5,000 कमाए हैं तो आपको वही जो दूसरे कैनेडियन नागरिकों को मिल रहा है वही आपको भी मिलेगा। लेकिन फिर ये भी हुआ कि कुछ स्टूडेंट तो आए जनवरी में थे, तो उनके पास तो पिछले साल की $5,000 की इनकम नहीं थी, तो उसके लिए अलग से कानून बनाकर अलग से रूल बनाया गया और उनको भी सहायता दी गई। अब उनको ये कहा गया कि आप 40 घंटे काम कर सकते हैं। वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 20 घंटे काम करता है, लेकिन अभी उसको कर दिया गया कि नॉर्मल जो कैनेडियन नागरिक करते हैं 40 घंटे ही आप भी काम कर सकते हैं। अभी कुछ सिचुएशन चेंज्ड है, कुछ नए सेशन जो स्टार्ट हुए हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, वो हम बाद में बात कर लेंगे। जी परिणा जी। जी फाइनेंशियली जो हेल्प की गई ट्रूडो गवर्नमेंट की तरफ से, डू यू थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए था? हाँ, अब मैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दोनों देशों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। भले ही हम जियोग्राफिकली हमारी लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, इंडिया का उससे बहुत कम है, हम इंडिया से 7 गुना ज्यादा बड़े हैं, हमारे 6 टाइम जोन है, टोरंटो में 4 बज रहे होते हैं तो वैंकूवर में 1 बजता है, तो पूरा देश बहुत बड़ा है, और आबादी हमारी 4 करोड़ से भी कम है, तो वहां पर 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था कर पाना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव भी हो सकेगा। लेकिन जो हो सकता था वो नहीं किया गया, इसका मुझे अफसोस है। जो हो सकता था वो भी नहीं किया गया। अच्छा, एक और बात प्रेरणा जी, जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझने वाली है, कि हमारे यहाँ पर टैक्स सिस्टम बहुत जबरदस्त है और बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं केवल वही टैक्स देते हैं, और जो बिजनेसमैन है उनमें से ज्यादातर लोग टैक्स नहीं भरते हैं। तो ये नुकसान होता है भारत को, मुझे पता है, लेकिन ये कहना है कि कनाडा और इंडिया बराबरी कर सकेंगे, ये संभव नहीं हो सकेगा। इतनी ज्यादा आबादी को इस तरह से इतनी अमाउंट दे देना संभव नहीं होगा। राइट कनाडा के कुछ सिटीज़ में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ पर भी फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन अभी स्टेबल नहीं हुई है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ कर रही है? जी, अभी रिवाइज्ड अनाउंसमेंट्स हुई हैं, रिवाइज्ड पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जो पैंडेमिक की जो सुविधा है उसको रिवाइज किया गया है। अभी भी कुछ लोग, जैसे बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं, तो जब बच्चे घर पे हैं तो माँ बाप काम पे नहीं जा सकते, तो उन माँ बाप के लिए जो बच्चों के कारण अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए फिर वही $2,000 या ये कहें कि $500 एक हफ्ते का गवर्नमेंट ने रिवाइज्ड पैटर्न में, उसको हम अभी रिकवरी बेनिफिट बोलते हैं, CRB उसका नाम है, कनाडा रिकवरी बेनिफिट। वो उसी तरह से जैसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट था, अब वो रिकवरी बेनिफिट है कि अभी आप रिकवरी मोड में हैं, तो उसी तरह से पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कामों पर वापस भी चले गए हैं। अभी ये भी कर दिया गया है कि किसी को, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को $1,000 से, जैसे उसके वर्किंग आवर्स कम हो गए तो उसकी सैलरी भी कम होगी। अगर वो $1,000 तक ले रहा है तो बाकी का $1,000 सरकार दे रही है, तो इस तरह से दिया जा रहा है। ओके आपने बात की कनाडा स्टूडेंट्स की जो जान इनटेक में कनाडा गए थे, राइट, इंडियन स्टूडेंट्स। सो अभी पैंडेमिक के चलते अभी इंटरनेशनल ट्रैवल फिर से शुरू हो चुका है, सो स्टूडेंट्स जो हैं कुछ कनाडा गए भी हैं,
उनकी इस समय क्या कंडीशन है? बिकॉज आपने पहले की तो बता दी, अब जो स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या कैसे वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? यहाँ पर दो तरह से परिणा जी काम चल रहा है अभी। एक तो ये है कि हमारी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू की हुई राइट। है। तो जैसे इंडिया से कोई स्टूडेंट है, उसको एडमिशन हो चुकी है और 18 मार्च तक उसकी एडमिशन हो चुकी है इस साल के लिए, जो सितंबर का जो इनटेक था। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कनाडा में आकर पढ़ने पर मिलने थे। अभी क्या होता है कि अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है, 2 साल पढ़ता है, उसको काम के 20 घंटे के लिए 20 घंटे एवरी एवरी वीक उसको काम काम करने को मिलते हैं। तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है परमानेंट रेजिडेंट के लिए अपनी फाइल लगाने के लिए। तो वो कुछ घंटे उसको कनाडा में काम करने जरूरी है। अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण आ ही नहीं रहा कनाडा में, तो भी उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। एक तो ये कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए राहत दी है कि अगर आप आ ही नहीं रहे हैं किसी भी कारण, दो ही कारण है, एक तो फ्लाइट्स नहीं है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद हैं, तो केवल जरूरी है। दूसरा ये है कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोग ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, वहां पर इंटरनेट नहीं है। दूसरा टाइम डिफरेंस है। तो अगर क्लास 11 बजे लगेगी तो रात को इंडिया में 11:30 हो जाएंगे, तो वो टाइम डिफरेंस वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो उन यूनिवर्सिटीज ने ये कर दिया है कि पढ़ाई तो ऑनलाइन ही रहेगी, लेकिन आप कनाडा आ सकते हैं, यहाँ आकर रहें और पढ़ें। तो उसके लिए राइट। 40 घंटे सरकार ने दे रखे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आप सुन रहे हैं, कि आप आ सकते हैं इसी धारणा के तहत कि आपकी इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पर ठीक नहीं है और टाइम डिफरेंस है, तो आप कनाडा में आके पढ़ाई करें। लेकिन ये बात अपने ध्यान में रखें कि हो सकता है पेंडेमिक की वजह से आपको 40 घंटे काम ना मिले या 20 घंटे भी काम ना मिले। तो ये एक राइट। प्रॉब्लम है कि अगर आप आ गए तो फिर आपने खर्च कहाँ से पूरा करना है? आपने रहना भी है, खाना भी है, आना जाना भी है, तो फिर वो खर्चा आप फिर से अपने माँ बाप पर बोझ बनेंगे। तो इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और सरकार सारे बेनिफिट दे रही है, तो फिर प्लीज आप वहीं रह के पढ़ाई करिए। जब मौका मिलेगा आपको, आप आइए और अपना काम करिए, अपने आप को एडजस्ट करिए। जी परिणा जी। सर, आपको क्या लगता है कब तक चीज़ें जो है नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी? ये तो मुझे लगता है कि हमारे चीफ डॉक्टर भी नहीं बता सकेंगे अभी, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है। उसका ट्रायल जी। अभी चल रहे हैं, ट्रायल रुक रहे हैं, अभी कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो लगता है, अभी आज ही की खबर है बीबीसी की कि 1 साल हो सकता है कि 1 साल बाद दवाई निकले इसकी। तो अभी जल्दी ठीक होने वाली ये स्थिति नहीं है। राइट। इमिग्रेशन कब से शुरू होने के चांसेस हैं सर उधर, उस अगर मैं कनाडा की बात करूं? जी, तो अभी परिणा जी ये ऐलान लास्ट वीक ही किया गया है कि जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो कनेडियन नागरिक हैं, मेरे जैसे लोग हैं, मैं कनेडियन नागरिक हो गया हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको बुलाने का काम शुरू कर दिया गया है अभी। और इसी में स्पाउसल कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। अगर किसी की शादी हो गई है और इस वजह से काम रुक गया था, का काम भी शुरू किया जा रहा है। अगर पति पति इंडिया में है या पत्नी इंडिया में है, तो वो अब जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर अभी इमिग्रेशन उस तरह से नहीं हुई है। अभी विजिटर्स वीजे बंद है, टूर एंड ट्रेवल्स बंद है। हमारा तो अमेरिका का बॉर्डर लंबा बॉर्डर है, दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है हमारा, वो भी बंद है। तो केवल जरूरी और जैसे हम कहते हैं कि इसेंशियल ट्रेवल है, तो वो चल रही है, अदरवाइज बंद है जी सारा कुछ। स्पाउसल कैटेगरी, फैमिली, इसको हम बोलते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन, तो वो कैटेगरी शुरू कर दी गई है। ओके। इमिग्रेशन में सर एजेंट्स होते हैं राइट, जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, बट डू यू थिंक कि एजेंट्स फ्रॉड कभी कभी कर जाते हैं, लेकिन पैंडमिक के चलते एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं? डू यू रियली थिंक कि इट इज़ हैपनिंग हियर? यस, अनफॉर्चुनेटली यस, इट इज हैपनिंग। ये मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि बस अब कनाडा ने खोल दिया है जी। अब अच्छा, उसमें हेडिंग में ऐसे ही लिखते हैं कि वाह राइट। जी, कनाडा ने ये बड़ा ऐलान कर दिया ताकि आप खोलें, उसको पढ़ें, और बीच में होता कुछ नहीं।
और जी जी कल ही मैं एक खबर देख रहा था कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर अहमद हुसैन ने ये ऐलान किया है, और अहमद हुसैन मंत्री खत्म हुए, उनको 1 साल हो गया है, अब वो मिनिस्टर है ही नहीं अहमद हुसैन, लेकिन उनके हवाले से खबर दे दी गई है। तो ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। कनाडा की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है cic.gc.ca, उसके आप देखें, उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन एजेंट्स के। मैं ये नहीं कि सारे एजेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो जो दूसरों को भी खराब करते हैं, बच्चों को भी खराब करते हैं, अपने पैसे के लिए वो दूसरों का समय भी खराब करते हैं, टाइम भी खराब करते हैं, मनी भी खराब होती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आपके पास कनाडा का हाई कमीशन है नई दिल्ली में और चंडीगढ़ में है, आप वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी ओके। कैनेडियन पॉलिटिक्स में पंजाबीज का बहुत बड़ा रोल है, राइट? और पंजाब या पंजाबीज की मैं बात करूँ तो कनाडा कनाडा उनके लिए एक फेवरेट प्लेस मानी जाती है। सो कैनेडियन पॉलिटिक्स में पंजाबीज का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? देखिए, हमारे इस समय 20 संसद सदस्य हैं, 20 मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनमें से 19 पंजाबी हैं, एक कर्नाटका से है। ओके तो अब 19 पंजाबी हैं, उनमें होशियारपुर से हैं हरजीत सिंह सज्जन, जो देश के रक्षा मंत्री हैं। इसी तरह लुधियाना से 4-5 हैं, और अमृतसर से हैं एक, जालंधर से 3 हैं। आपके जालंधर के बिल्कुल पास में गांव है जंडू सिंगा, वहां से एक संसद सदस्य हैं। जी तो जी पंजाबियों की तो बल्ले बल्ले है, जैसे हम कहेंगे तो अ, लोगों की दिलचस्पी है। पंजाब शुरू से ही पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा है, और यहाँ के नस नस में राजनीति भरी हुई है, मुझे तो यही लगता है। तो वी आर वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर श्योर। राइट। अभी भी वहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं, राइट? सो अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि पंजाबीज आगे आ सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट, कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, तो उस मिनी पंजाब में क्या ऐसा समय आएगा कि किसी दिन पंजाबी जो है वो रूल करे कंट्री को? देखिए, हमारे 5 पार्टी है फेडरल लेवल पे, जो केंद्र की सरकार है उसमें हमारे पास 5 पार्टियां हैं, और उसमें से एक जो वामपंथी पार्टी, जिस तरह से भारत में उसको बोलते हैं वामपंथी पार्टी है, लेफ्टिस्ट है, तो हमारे यहाँ पर वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी उसको बोलते हैं एनडीपी। उसके जो लीडर हैं वो जी सरदार जगमीत सिंह है, बरनाला से हैं वो। जी तो अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो प्रधानमंत्री होंगे किसी दिन, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये है कि अभी जो जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो एक प्रोविंस में, एक राज्य में हो रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में हो रहे हैं, जहाँ वैंकूवर वाली साइड जिसको आप बोलते हैं, वहां पर स्टेट इलेक्शंस हैं। वहां पर काफी पंजाबी हैं, अभी पंजाबी मंत्री भी हैं। जलंधर के ही नजदीक एक गांव है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हैरी बैंस वहां से मिनिस्टर हैं। रचना सिंह पिछली बार विधायक थी, इस बार भी विधायक हैं। जगरूप बराड़ लुधियाना से हैं, वो इस बार फिर मैदान में होंगे। तो पंजाबियों की स्टेट पॉलिटिक्स में भी काम चलता है यहाँ पर। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे राज्य में पंजाबी जीते तो हैं, लेकिन अभी अभी जो मंत्री वाला बात थी वो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेटली एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वाज 35 ओनली। मनमीत सिंह भुल्लर, ही वाज ए सीनियर मिनिस्टर, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद पंजाब से एज सच कोई मिनिस्टर बना नहीं, लेकिन कर्नाटका से एक मिनिस्टर है। एक और लड़की है कर्नाटका से ही है, वो भी साउथ इंडियन है। वो दोनों मंत्री हैं यहाँ पर। एक और पंजाबी लड़की है, ये गांव ये जालंधर के पास है, बडाला गांव, बडाला से है उस लड़की, वो भी मिनिस्टर है। तो ऐसे पंजाबी हर जगह पे छाए हुए हैं। और अगर आप ओंटारियो की बात करें, वहां पर मंत्री हैं, फेडरल में तो है ही हैं। राइट जी राइट। सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहते हो व्यूअर्स को? बस यही है जी कि कनाडा आए, कनाडा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये इट्स ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। आप हैरान होंगे कि मैं इस शहर के जिस इलाके में रहता हूँ, मेरी इस कम्युनिटी में 92 कंट्रीज से लोग रहते हैं, 92 देशों के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इट्स ए वाह ब्यूटीफुल, ये बहुत जबरदस्त गुलदस्ता है। आप भी इस गुलदस्ते में शामिल होइए, आप भी अपना रंग लेके आइए।
लेकिन जायज ढंग से, सही ढंग से, गलत चक्कर में नहीं है, उल्टा सीधा काम करके नहीं, आप जायज ढंग से आइए, कनाडा आपका स्वागत करेगा। Right. Thank you so much for joining us, sir. It was lovely having you with us. जी प्रेरणा जी, थैंक यू वेरी मच। आपके देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। राइट सो ये थे हमारे साथ ऋषि नागर जी, जो कि कनाडा में एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जर्नलिज्म में कभी भी अपने एथिक्स नहीं भूले हैं, ना कि इंडिया में रह के, ना ही कनाडा रह के। एंड इट वाज लवली हैविंग हिम हियर। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग ट्रू स्कूप।